सारा प्रणाम। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। बंगाल में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने का वक्त बचा है और भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध लगाती दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी का कुनबा टूटता दिख रहा है और तृणमूल कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं होने की बात दबी जुबान में पहले भी कई नेता कह चुके हैं, लेकिन अब असंतुष्ट विधायकों और नेताओं को भारतीय जनता पार्टी का साथ मिल रहा है। ममता बनर्जी के बेहद करीबी शुभेंदु अधिकारी समेत कई विधायक और नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, कांग्रेस और सीपीएम के भी कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। बीजेपी का दामन थामते ही शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी में लोकतंत्र नहीं होने की बात सार्वजनिक मंच पर कह दी। दरअसल बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को आगे कर चुनाव मैदान में उतर रही है, लेकिन बंगाली अस्मिता की बात करने वाली ममता बनर्जी लगातार बीजेपी नेताओं को बाहरी बताती रही है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के करीबियों को पार्टी में शामिल करके दिया है। इस मुद्दे पर अमित शाह ने कहा है कि ममता दीदी दल बदल का आरोप लगाती हैं, लेकिन वो दीदी को याद दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस बनाई गई थी, तो क्या वो दल बदल नहीं था। मिदनापुर रैली में अमित शाह तृणमूल कांग्रेस को जड़ से उखाड़ने का प्रण ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने सोनार बांग्ला का सपना तो दिखा दिया, लेकिन इसे पूरा नहीं किया। अब भारतीय जनता पार्टी इस सपने को जरूर पूरा करेगी। दीदी, ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। चुनाव आते आते जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूं, मित्रों, इसकी कल्पना शायद ममता दीदी ने नहीं करी होगी। इसका कारण है इतने सारे लोग क्यों पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, क्योंकि मित्रों, एक आदमी जब दल बदलता है तो काफी सोच विचार कर बदलता है। क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं वो मां माटी मानुष के नारे के साथ निकले थे। नारा किसी भी पार्टी का हो बुरा नहीं होता, मगर आपने क्या करा, मां माटी मानुष के नारे को तोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। बंगाल में चुनाव से पहले पार्टियों के बीच चल रहे घमासान पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बेबाक राय रखते हैं नोएडा स्टूडियो में। शुभांकर भट्टाचार्य, टीएमसी नेता, हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अजय अरोड़ा, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। और आरबी उपाध्याय साहब, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, राजनीतिक विश्लेषक, नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगा जी। पश्चिमी मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुरा, भारग्राम, बीरभूम पर अच्छी पकड़ थी शुभेंदु की, और टीएमसी की भी उनकी पकड़ के चलते अच्छी पकड़ थी। अब आपने उनको पकड़ लिया है तो आपकी पकड़ भी मजबूत हो गई, टीएमसी की पकड़ ढीली हो गई। कितना फायदा, कितना नुकसान? देखिए, मैंने उनको पकड़ा है ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय राजनीति के अंदर और बंगाल के राजनीति के अंदर ममता बनर्जी जी का जो एक आक्रांतवाद की राजनीति थी, आक्रांतवाद का एक उद्देश्य था, उसके खिलाफ शुभेंदु जी आए हैं। वहां पे पहले मार्क्सवाद था, फिर इनका आक्रांतवाद आया। शुभेंदु जी कहीं ना कहीं से राष्ट्रहित की बात सोचते होंगे, कहीं ना कहीं से आक्रांत के विचारों का वो से मतभेद रखते होंगे, और इसीलिए उन्होंने उस विचारों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना एक लगाव रखा है, एक जुड़ाव रखा है। क्योंकि कहीं ना कहीं से बंगाल की जनता इस बात को समझने को अब आज के तारीख में तैयार बैठी है कि अगर कोई बंगाल के अंदर विकल्प दे सकता है, कोई विकास की बात कर सकता है, विकास कर सकता है, कोई तुष्टीकरण की राजनीति से दूर हट सकता है, कोई भाई भतीजावाद की राजनीति से दूर हट सकता है, कोई गुंडा, महामारी, कत्ल करना, इस तरह के अपराधों से दूर हटकर राजनीति कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी है। और शायद यही कारण है कि आज वो अमित शाह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, और बंगाल के राजनीति के अंदर ये एक नई क्रांति, एक नई शुरुआत, एक नई क्रांति के रूप में आज शुरू हुई है। चलिए आता हूं, शुभांकर भट्टाचार्य, तृणमूल कांग्रेस के नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। शुभांकर जी, नंबर 2 की हैसियत रखते थे शुभेंदु अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, अमित शाह के साथ मंच को साझा किया, उनके पैर छुए और ममता बनर्जी पर हमला बोला, तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला, और ये कहा कि आर्थिक स्थिति बहुत खराब है राज्य की और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व जो है वो उसे ठीक कर सकता है। आपका रिएक्शन? देखिए, मैं अभी माननीय संजय सिंह जी को भी सुन रहा था।
अभी क्या है कि जिस तरीके से इस अंग्रेजी में कहते हैं ना द रेटोरिक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाषण तो बहुत हो रहे हैं, लोग बातें बहुत कर रहे हैं। यही शुभेंदु अधिकारी कुछ समय पहले ये बीजेपी पर आरोप भी लगाते थे जब हमारे साथ थे, ठीक है ना। और आज के दिन में जब 6 महीना दूर रह जाता है तो इलेक्शन 6 महीने दूरी पर है, तो आज साहब तृणमूल से पूरी पार्टी इनके लिए नहीं है। तो ये जो कहते हैं ना, जो अवसरवादी जो नेता है, जो ये लोग अगर चले जाएं तो ठीक है। देखिए, सत्ता में रहना, सत्ता में ना रहना, तो इलेक्शन जीतना, इलेक्शन हारना, ये दूसरी बात है। लेकिन एक टीम वर्क, एक अच्छी टीम वर्क को हम लोग को भी पता होना चाहिए हम किसको लेके आ रहे हैं। तो हमारा अपना ग्राउंड वर्क अपने देश पर रहे, वो हर पार्टी के लिए अच्छा है। इस प्रकार के नेता जो आज हमारे नहीं है, वो भाजपा के कितने होंगे। जिस दिन भाजपा की थोड़ी सी साहब कहते हैं ना कि जहाज में जब आग लगती सबसे पहले चूहे भागते हैं, यहाँ तो जहाज में आग लगने की सिर्फ इनको सिर्फ अंदेशा भी नहीं हुआ कि पहले भाग लिए। तो ऐसे लोगों की मैं क्या बताऊं, इसके ऊपर तो न टिप्पणी की जाए तो ही अच्छी है। चलिए, इनके ऊपर न टिप्पणी की जाए तो ठीक है। अजय अरोड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 100 से ज़्यादा तृणमूल कांग्रेस के और वाम दलों के नेता जो हैं इस हफ्ते भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। कांग्रेस की जब बात की जाए तो उनका कहना है कि कांग्रेस में कोई नेता, कोई चेहरा ऐसा ही नहीं है, ऐसा है ही नहीं बंगाल में जिसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाए, इसलिए कांग्रेस को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस की क्या स्थिति पश्चिम बंगाल में, और क्योंकि चुनावों में अब कुछ महीने बाकी हैं, कांग्रेस की रणनीति क्या? भूपेश जी, मैंने छात्र जीवन में एक कहानी पढ़ी थी, अन्यथा ना लें, मेरे शब्दों को कहानी है ये, मैं किसी पर टिप्पणी करना नहीं चाहता, कि 2 राक्षस थे, एक ने पत्थर फेंका दूसरे को, दूसरे ने फेंका पहले को, इस खेल में दोनों ही धरातल हो गए। तो कहीं ना कहीं इनकी लड़ाई में जो इनके इधर झटका और बीजेपी का पटका, और ये तय है भूपेश जी, जो अपने नहीं हुए तुम्हारे कैसे होंगे। सोचो ना, अगर इतने सालों से भूपेश जी यहां लड़ाई जो है बंगाल में, जो पार्टियों से लोग निकल रहे हैं, आप देखिए, निगलेक्टेड रिजेक्टेड स्वीकार कौन कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी। मतलब पार्टी के निगलेक्टेड रिजेक्टेड कितने प्रिय हो गए भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी को, अरे कांग्रेस क्या कर रही है सर, ये तो बताइए ना, कांग्रेस कहां पर है, कांग्रेस की क्या रणनीति है? ठीक है, दोनों राक्षस थे, एक दूसरे पर पत्थर फेंका, एक का अटका एक का फटका, तो सब समझ रहे हैं, कांग्रेस कहां है? भूपेश जी, कांग्रेस बीच में निकल के आएगी जब दोनों राक्षसों का अंत होगा, और निश्चय ही कांग्रेस का हाथ मजबूत होगा। और कांग्रेस राजनीति तोड़ने की नहीं करती, किसी को डिवाइड नहीं करती, किसी पार्टी के आदमी को लालच नहीं देती। ये लालच नहीं देती कि आप 2 नंबर के नेता हो, हमारी पार्टी में आ जाओ, हम 1 नंबर के नेता बना देंगे। हमारे यहाँ लोभ, प्रलोभन, खरीद फरोख्त ये बिल्कुल नहीं है। चलिए, और बता दें, आऊंगा आपके पास, आऊंगा, फिर मौका दूंगा आपको बोलने का अपनी बात। आरबी उपाध्याय साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। उपाध्याय साहब, अभिषेक बनर्जी को तवज्जो ज़्यादा दी जा रही थी, ये तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं का आरोप है, और उनका कहना है कि जो पुराने लगातार काम कर रहे हैं नेता, उनको साइड कर दिया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी को तवज्जो दी जा रही है और पुराने नेताओं का नाम लेवा अब कोई नहीं है। ये वजह है कि ये कुनबा बहुत नाराज़ है दीदी से, और अब वो अब छोड़ने की फिराक में है, लगता है आपको? भूपेश जी, मेरी ये समझ में नहीं आता कि इलेक्शन से 6 महीने पहले ही ये सब चीज़ें क्यों नज़र आ रही हैं कि भी उसमें लोकतंत्र नहीं है और वहाँ फेवर हो रहा है। इतने दिन तो आप सत्ता में रहे, सत्ता की मलाई आपने चखी, आपने आनंद लिया सत्ता का, और जब इलेक्शन आया आपको लग रहा है कि भी टीएमसी कमजोर हो रही है, तो आप संभावना तलाश रहे हैं दूसरे दलों में, और पहले दल को कोस रहे हैं, कल को कोई तीसरा दल आएगा। नहीं, अभिषेक बनर्जी को फेवर कर रही है ममता बनर्जी।
अपने भतीजे को आगे बढ़ाना। हर पॉलिटिकल पार्टी का वो इंटरनल मामला है, किसको फेवर किया जाएगा, किसको आगे बढ़ाया जाएगा, किसको पीछे रखा जाएगा। अगर इनको ऐसा वो था तो वहाँ काम नहीं करना चाहिए था, वेरी बिगिनिंग में ही छोड़ देना चाहिए था, कोई इलेक्शन से पहले ही थोड़ा। ये तो काफी दिनों से हो रहा है वहाँ पर, आज कौन सा उसमें नया चैप्टर आपने जोड़ दिया? नहीं, टाइमिंग का होता ना कि भारतीय जनता पार्टी ने टाइमिंग पहले भी तोड़ सकते थे इन नेताओं को, लेकिन ये कहा कि अमित शाह का दौरा होगा, उससे पहले 100 नेता आ जाएंगे, हड़कंप मच जाएगा, पार्टी में पैनिक हो जाएगा, उसके बाद इलेक्शन जल्द से जल्द कराकर और खेल खेल लिया जाएगा। वैसे ये एक फॉर्मूला है, बीजेपी का अपना फॉर्मूला है। आप देखेंगे उत्तराखंड में पूरी कांग्रेस को परिवर्तित करा के बीजेपी में शामिल कर लिया, और पहले वो लोग सत्ता में कांग्रेस में थे, आज वो बीजेपी में सत्ता में है। कल तक वो आर्या जी के खिलाफ इंक्वायरी की बात करते थे कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, घोटाले की बात होनी चाहिए। तो ये देखिए बीजेपी का अपना एक, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं एक काम करने का तरीका है। उसके पास अपनी लीडरशिप नहीं है या अपने कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं है, ये पार्टी ही बेटर बता सकती है। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन में दूसरी पार्टी के नेताओं को लाना किसी भी तरीके से, और फिर उनको इलेक्शन लड़ाना, फिर उन्हीं को, तो देखिए जनता जब बदलाव चाहती है, मान ली सपोज करिए टीएमसी से जनता परेशान है, तो टीएमसी के नेता बीजेपी में आ गए, अब देखिए वो बीजेपी भी उन्हीं नेताओं को लड़ाएगी और उन्हें मिनिस्टर बनाएगी। तो एक जनता अपने आप को ठगासा महसूस करती है कहीं ना कहीं। देखिए नीति और नीयत बिल्कुल साफ होनी चाहिए। विकास की बात सभी करते हैं, लेकिन कितना विकास हुआ है? संजय जी, ममता बनर्जी का आऊंगा आपके पास सर। ये किससे छुपा हुआ है? जो बीजेपी के शासित राज्य हैं, वहाँ तो देखिए नए राज्य में ये चीजें चल जाती हैं कि भी ममता जी ने विकास रोक दिया। अरे बाकी जहाँ भी बीजेपी सत्ता में वहाँ कितना विकास हुआ है वो देखने वाली बात है। 2014 में गुजरात मॉडल पर इलेक्शन लड़ा गया था, गुजरात मॉडल दम तोड़ गया। उसके बाद 2019 में गुजरात मॉडल का नाम नहीं था कहीं। तो देखिए अपने तरीके से जो चीजें यथार्थ है, यथार्थ में अगर मान लीजिए बदलाव हो, समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसका फायदा पहुंचे। और देखिए इतना कमजोरी में मैं नहीं समझता हूँ कि ममता को लेना कहीं कोई एक अच्छी बात है। देखिए संजय जी, ममता बनर्जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में शिष्टाचार नाम की, एथिक्स नाम की कोई चीज नहीं बची है। हाँ, कहते हैं कि उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। नहीं, इसको तोड़ लो, वहां चुनाव है तो उस पार्टी के तोड़ लो, उस पार्टी का नेता तोड़ लो, इस पार्टी का नेता तोड़ लो, जोड़ तोड़ कर दो, गठबंधन ऐसे बना लो। मैं एक बात किसी स्टेट में अच्छा गठबंधन, किसी स्टेट में कोई गठबंधन खराब। ममता बनर्जी जी कांग्रेस के अंदर थी, वे स्वयं कांग्रेस से टूटकर एक पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस, और उसी जो उसको सहयोग करते थे उसी के खिलाफ चुनाव लड़ी, उसी को चोर बोली, 10 रंग की बातें हुई। फिर वो मार्क्सवादी से लड़ी। उनके जीवन में कौन सा शिष्टाचार ऐसा दिखाई दे दिया जो आज वो शिष्टाचार की बातें कर रही है? मैं तो धन्य कहूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि जो ममता बनर्जी के जुबान पर शिष्टाचार जैसे शब्दों का आना शुरू हुआ। नहीं तो आज तक तो शिष्टाचार जैसे शब्द आते ही नहीं थे उनके पास। वो स्वयं कांग्रेस तोड़ी, मार्क्सवादी से लड़ी, अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए अपनों के खिलाफ चुनाव लड़ी, अपनों को प्रताड़ित करी, जेल भेजा। तो तमाम चीजों अपनों के साथ करके आज वो ये शिष्टाचार की कहानी सुनाने आएगी भारतीय जनता पार्टी को, वो मुझे कहीं से ठीक नहीं लगता। और दूसरे भी भाई साहब टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे, उन्होंने सही कहा कि जब कोई जहाज डूबने लगता है तो चूहे पहले उससे उछल के भाग जाते हैं। ये टीएमसी इस बात को मान रही है कि उनकी जहाज टूट रही है। और उपाध्याय जी भी ऐसा ही कह रहे थे कि जब कोई कमजोर होता है तो टूटता बिखरता है। सच्चाई वो नहीं है। जब चुनाव होता है तो चुनाव में छोटे पार्टी हो या बड़े पार्टी हो, जो भी पार्टी हो, उनका पुत्र मोह, उनका परिवार मोह तब जगता है कि हम इसको लीडरशिप दें, अगला चुनाव इसी के बल पे लड़ाएं। तो जो साथ में जुड़े होते हैं वो ठगा हुआ सा महसूस करते हैं कि यार जिंदगी भर तो हम साथ दिए, हम उनके साथ डंडे खाए, हम उनके साथ संघर्ष किए। आज जब चुनाव नजदीक आया तो धीरे धीरे अपने भतीजे को बढ़ाना शुरू कर दी, बनर्जी साहब को। और जब बनर्जी साहब को बढ़ाना शुरू कर दी तो वो तमाम नेता जो ममता बनर्जी के संघर्ष के साथी रहे, जिन्होंने मार्क्सवादियों के साथ लोहा लिया, जो कांग्रेसियों के साथ टकराए, स्वाभाविक है कि उनको कहीं ना कहीं एक इस बात को लेकर मानसिक तनाव आएगा। और मानसिक तनाव आया, उनमें क्वालिटी था, भारतीय जनता पार्टी ने उसे स्वीकार किया। शुभांकर, पश्चिम बंगाल की 35 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर शुभेंदु का रुतबा माना जाता है और तृणमूल कांग्रेस के किले में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का भी दावा और कुछ एक्सपर्ट्स का भी दावा, 35 से 40 सीटों में अगर उनकी पकड़ मजबूत है तो कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए झटका है ये। भूपेश जी, जैसे क्या है, जब हम लोग बहुत ज्यादा भाषा का प्रयोग करते हैं उधर पे, तो भाषण ज्यादा सुनने को मिलता है, जो मैं अभी तक बैठ के सुनता रहा। अगर मैं थोड़ी सी बात अगर मैं कहूँ, अभी मुझे शिष्टाचार का कुछ पाठ पढ़ा रहे थे संजय सिंह जी,
तो मैं थोड़ा सा उनको याद दिला दूं शिष्टाचार किसे कहते हो, कैसे शिष्टाचार होता है। शिष्टाचार कहते हैं, चलिए बोलने दीजिए संजय जी, आता हूँ संजय जी, आता हूँ एक एक करके। जब 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 वो तृणमूल में होते हैं तो उनके ऊपर जो पार्टी सबसे ज्यादा लांछन लगाती है उनके ऊपर स्कैम के पूरे वो करती है, लेकिन जैसे ही उनके साथ डीलिंग होती है, कैलाश विजयवर्गीय के साथ मीटिंग बैठती है, उनके साथ डील हो जाती है कि भाई नहीं, शारदा से आपको निकाल दिया जाएगा, आपका नाम साफ कर दिया जाएगा, और यही मुकुल राय जब वो बीजेपी में पहुंच जाते हैं, आज दूध के घुले सबसे साफ नेता बन जाते हैं। ये सब वो डील्स है जिसकी वजह से नेता लोग रामनित होके जाते हैं। नहीं तो इनके पास भी सबसे कैशलिस्ट पार्टी देश की साहब, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, मैं यहाँ निंदा थोड़ी करने आया हूँ, मैं तो इनकी लिटरली तारीफ करने आया हूँ कि सबसे कैशलिस्ट पार्टी बीजेपी, इनके पास साहब ईडी का पावर, सीबीआई का पावर, जांच एजेंसियां इनकी अपनी मतलब घर की एजेंसी बन चुकी है, तो आप क्या करेंगे इसको साहब? यहाँ पे डर, लालच, लोभ, सारी चीजें एक साथ चल रही है। तो वाकई मैं मानता हूँ इन सब मामलों में वाकई हम एक बहुत बड़ी ताकत से लड़ रहे हैं, बहुत बड़ी ताकत है, और कहना नहीं चाहिए साहब। मैं तो खुद कहता हूँ अब तो मुझे मोदी जी ज्यादा प्यारे लगने लगे, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है हमारे रविंद्रनाथ की छवि उनमें देखने लगी है। मैं खुद कभी कभी गड़बड़ी में बोल जाता हूँ, माफ करिएगा रविंद्रनाथ जी, मैं कभी कभी उनको बोल भी जाता हूँ जूनियर रविंद्रनाथ टैगोर। तो अच्छा लगता है भाई, इतना ज्यादा बंगाली तो उन्होंने आज लिया है, 4 साल से कहां थे भाई? जब अम्फान के तूफान आया, आप उसी दीदी के साथ जो आज आपको सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार से डूबी हुई महिला दिखती है, आपको सबसे यहाँ की गंदी महिला को आपको दिखाई देता है, उनके साथ एक ही हेलीकॉप्टर में घूमे, लौटने के बाद ज्यादा दिन की बात नहीं कह रहा हूँ, इस कोरोना के बीच की बात कह रहा हूँ, खुद कहा कि हाँ बंगाल में वाकई दीदी अपनी तरफ से बहुत, सुनिए उन्हीं का डायलॉग है, तब तो वो तो झूठे नहीं ना है, हमारी तो पूरी पार्टी झूठी है, जाने दीजिए। लेकिन अम्फान के टाइम पर उन्होंने 1000 करोड़ का वहां पे वादा कर क्या है, तो दीदी ने कहा कि भैया हाथ जोड़ के विनती है हमारी कि भैया 1000 करोड़ छोड़ दीजिए, जो हमारा 62,000 करोड़ 2 साल का बाकी है उसको तो रिलीज कर दीजिए, कम से कम स्टेट आगे बढ़ पाए। तो आज के दिन में ये सारी बातें, यही शुभेंदु अधिकारी, यही हमारे मुकुल राय, यही सर हमारे अर्जुन सिंह जी। उपाध्याय साहब, आप कितना असर देखते हैं तृणमूल कांग्रेस का पल्ला छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा है? नंदीग्राम या अगर पुरुलिया, बांकुरा, भारग्राम, बीरभूम की अगर बात करें तो वहाँ मुस्लिम मतदाता भी बहुत बड़ी तादाद में है, और शुभेंदु जो हैं अधिकारी, ये लगातार उनके अधिकारों की बात करते रहे हैं, उनको बचाए रखने की बात करते रहे हैं, उनकी रक्षा की बात करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जाने से उनकी इमेज उन इलाकों में कैसी होगी, और क्या वो वोटर को तब्दील कर पाएंगे, वोटर का मन तब्दील कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ? देखिए, जहाँ तक शुभेंदु अधिकारी का बात है, आप देखेंगे आंदोलन में ममता के साथ वो रहे हैं, और उनका वहाँ टीएमसी का वर्चस्व नहीं है, उन्होंने अपना वर्चस्व एक्चुअल में उनका है, और लोग उनका रिगार्ड करते हैं। कोई कितना भी उसे कहे, लेकिन मैं वो मानने को तैयार नहीं। मैंने देखा है वहाँ पर कि वो पर्सनल उनकी जो छवि है वो पार्टी से ऊपर है, और ये बिल्कुल सत्य है कि भी उसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा। रहा मुस्लिम मतदाता की बात करते हैं, तो देखिए मुस्लिम मतदाता बीजेपी से अलग रहने की कोशिश करता है। अब कितना देखिए वो फैक्टर बंगाल में काम करता है, क्योंकि बंगाल में ओवैसी को भी भेजा जा रहा है, वो भी वहाँ इलेक्शन लड़ेंगे, तो कितने मुस्लिम किधर जाएंगे, ये एक असमंजस की स्थिति होगी। लेकिन बीजेपी का जो फोकस है बिल्कुल वो ध्रुवीकरण का है, कि जिस तरीके से वहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की बहुत बड़ी समस्या है और संसाधनों पर एक बहुत बड़ा बोझ है, और तुष्टीकरण की राजनीति के तहत उनके जो पोषण हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जो जनमानस है, जिसे हम हिंदू कहते हैं, वो बिल्कुल उस चीज़ से बहुत अजीज आ चुका है, और वो एक उम्मीद की किरण देखता है बीजेपी की तरफ, तो वो इसलिए बीजेपी की तरफ जाएगा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के साथ हम ये कहें कि भी जो भी मुस्लिम मतदाता हैं, या जो उनमें उनकी छवि है, उनको बचाने का जो एक उनका अब तक का वो रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो मुस्लिम कितना विश्वास कर पाएगा, इस पर मुझे बिल्कुल संदेह होता है। संजय जी, शुभेंदु अति महत्वाकांक्षी हैं, चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, उसके लिए किसी भी पार्टी में जाना हो, किसी भी हद तक जाना हो, बीजेपी में शामिल होना हो, तृणमूल कांग्रेस को छोड़ना हो, इतना लंबा साथ छोड़ना हो, मलाई खाने के बाद अब उनकी महत्वाकांक्षा और ज़्यादा बढ़ गई है सरकार में रहने के बाद। लेकिन बीजेपी ये भूल जाए कि वो उनको लेकर सरकार बनाने में कामयाब होगी, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल के दिलों में है, तृणमूल कांग्रेस का दावा। आप ठीक कह रहे हैं, उन्होंने दावा किया है, और दावा करना जायज़ भी है, चूँकि शुभेंदु जो भट्टाचार्य जी हैं, उन्होंने अभी पार्टी छोड़ी है,
और जब कोई पार्टी छोड़ता और अपनी पार्टी की बुराई करता और आर्थिक चश्मा दिखाता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कितनी है, आपके यहाँ किस तरह से क्राइम के ग्राफ बढ़ते जा रहे हैं, आपने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है, तो स्वाभाविक है जो पुरानी पार्टी है जहां वो पहले रह रहे होते हैं, मंत्री होते हैं, उस पार्टी के नेता उसके लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बात की चिंता नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का चिंता करना है कि बंगाल में जिस हिसाब से बांग्लादेशियों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जिस हिसाब से वो आबादी बढ़ती जा रही है, जो कि बंगाल के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है, जो बंगाल के शासन प्रशासन के अंदर एक बहुत बड़ा दखल अंदाजी करने लग गया है, उससे कैसे निपटा जाए, ये है हमारे पार्टी की प्राथमिकता। वहां पर एक मिनट सर, वहां पोलराइजेशन होगा। एक मिनट सुनिए, मैं ये बात पर नहीं आऊंगा। वहां पर सिंगूर से ममता बनर्जी ने टाटा को भगाया था। टाटा को भगाकर उन्होंने बहुत वाहवाही ली थी। बांग्लादेशियों को भगाइए, रोहिंग्या को भगाइए, मुसलमानों को भगाइए, तभी आप बच पाएंगे और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार आपकी मदद करेगी। सिर्फ बीजेपी वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी बंगाल में रह रहे भारतीयों के उत्थान के लिए जो भी कार्य संभव है उसे करेगी। अपने संसाधनों के ऊपर विदेशियों का, बांग्लादेशियों का, इस तरह के लोगों को नहीं हक जताने का अधिकार देगी। सिर्फ वोट के राजनीति के लिए वो भारतीय बन जाएं और भारत में चुनाव में उनका अधिकार मिले और यहां के संसाधन का इस्तेमाल करें, ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी पैदा नहीं होने देगी। हमारे लिए नेशन फर्स्ट, नेशन के नागरिक फर्स्ट, उसके बाद ही हम कोई दूसरी बात सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए देश सबसे जरूरी है, देश के नागरिक सबसे जरूरी है। जो विदेशी हैं उनको, घुसपैठियों को भगाया जाएगा, अपने देश के नागरिकों की रक्षा की जाएगी। अजय अरोड़ा साहब ये बातें सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। एक रिएक्शन आपका, उसके बाद शुभंकर भाई आपके पास आता हूं। भूपेश जी, ये मीठी मीठी गोली अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मेरे मित्र हैं संजय जी, जिस तरह से इन्होंने बात की कि हमें राजनीति, हमें सत्ता का शौक नहीं है, ये तो पूरा विश्व जानता है। मैं भारत की बात नहीं करता, जितना सत्ता का लोभ इनको है। मैंने कहा ना, अपनों से बचो, गैरों से निपट लेंगे। अरे जो रिजेक्टेड माल है पार्टियों का, ये अपनी सत्ता के लिए उस माल को निगलेक्टेड, रिजेक्ट, मैंने पहले भी कहा था, उसको स्वीकार करते हैं। किस प्रकार से उनको प्रलोभन लोग देते हैं। आप मानिए ये लड़ाई सत्ता की है बिल्कुल, और जैसे लोग टूट के आ रहे हैं वो भी स्वार्थ से आ रहे हैं। जब मलाई खाने का समय था, जैसे उपाध्याय जी ने कहा, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि पूरे समय पार्टी की मलाई खाई और चुनाव के 6 महीने पहले आप इस तरह से उस मलाई से मक्खन की तरफ भाग रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्रलोभन, लोभ, लालच इसमें सम्मिलित है। भूपेश जी, इसमें सम्मिलित है बिल्कुल। मैं तो ये बोलूंगा एक लाइन में, संजय जी, मीठी मीठी गोली आप दे रहे हैं, पूरा देश भी समझ चुका है, आपको पूरी दुनिया समझ चुकी है, कांग्रेस और उसमें समझा रही है लोगों को। मैं देखिए, कांग्रेस हमें समझा रही है, बड़ी बड़ी शायरी सुना रहे हैं। रिजेक्टेड, नेग्लेक्टेड उनके शब्द हैं, मेरे लिए तो सेलेक्टेड और करेक्टेड फॉर द नेशन शब्द है। हमारे राष्ट्र के लिए, बंगाल के लिए, हमारे लिए वो सिलेक्टेड हैं, करेक्टेड हैं, हम उनको लेके आगे बढ़ेंगे, ऐसा हमारी पार्टी ने सोचा। और अगर हमारी पार्टी ने डिसीजन लिया है तो कुछ सोच के ही डिसीजन लिया होगा। कहीं न कहीं निर्णय लेने की नहीं क्षमता होने के कारण कांग्रेस आज की तारीख में बंगाल के अंदर कोई अगर पूछ ले कि 3 पार्टी का नाम बताओ, तो 3 पार्टी के नाम में कांग्रेस का नाम नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। किसी पार्टी का वो दूरदर्शिता का भाव रहा कांग्रेस के अंदर, तभी आज कांग्रेस साधु की तरह बैठकर शिक्षा दे रहे हैं। आपने स्वीकार अरे हम तो राष्ट्र के लिए सोचेंगे, हम बांग्लादेशियों को हटाएंगे, हम रोहिंग्या को हटाएंगे, हम विकास के ऊपर भारतीयों का हक हो, सिलेक्टेड हो गया, भारतीयों का हक हो, विकास के ऊपर, संसाधनों के ऊपर हक हो, देखिए ना, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और यही हमारा बंगाल की लड़ाई का मूल मंत्र है। जो पार्टी से लोग निकलते हैं, आप अपने दामन में ले लेते हैं, उनको तवज्जो देते हैं, उन्हें सिलेक्टेड बताते हैं। कांग्रेस से बहुत निकले कांग्रेस से। कहां भाजपा ने सबको जगह दे दिया, माधवराव सिंधिया को जगह दिया। कहीं ना कहीं माधवराव सिंधिया के अंदर राष्ट्रभक्ति की कुछ न कुछ देखी होगी, राष्ट्र की प्रगति के कुछ सपने होंगे माधवराव सिंधिया के पास। हमने तो कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया, माफी चाहूंगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं देखी होगी। पार्टी के निकले हुए छात्र आपने प्रोफेसर बना लिए, आपके पार्टी के नहीं, देश की राजनीति से निकले। चलिए शुभांकर का एक रिएक्शन लेता हूं, उसके बाद उपाध्याय साहब आपसे कंक्लूड करूंगा।
शुभांकर जी, यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमने बहुत मेहनत की है, साम दाम दंड भेद जो अपनाया जाए वो ठीक है, राजनीति में सब चलता है, और यहां पर हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, सिटीजन फर्स्ट है, जो देश है वो हमारे लिए प्राथमिकता है, जो लोग हैं देश के वो हमारे लिए प्राथमिकता है। साथ ही साथ जो बाहरी लोग हैं, रोहिंग्या हुए, बांग्लादेशी हुए, उनको बीजेपी हटाएगी अगर उसके नाम पे हमको वोट मिलता है। तो ये पोलराइजेशन नहीं है, ये राष्ट्रभक्ति की बात हम करेंगे और जरूर करेंगे, बीजेपी का ये कहना है। आपका क्या रिएक्शन? देखिए, एक ही बात में उन्होंने ये एनआरसी सारी बातों को संजय सिंह जी ने उसमें तोल मोल के रख दिया। अब मैं थोड़ी सी बात इस पर जा रहा हूँ कि एक्चुअली रोहिंग्या और बांग्लादेशी किन की बात कर रहे हैं। दरअसल क्या है कि संजय सिंह साहब शायद बंगाल गए नहीं है, तो खैर बंगालियों मेरी तो मजबूरी होती बंगाल में रहना है, जहाँ पे इन्होंने सारा जो है। संजय साहब अगर आपकी उंगली उठाए रहेंगे तो कहीं हमको भी बैठने की जगह दे दीजिए। मालूम तक आप तो बोलिए, आप भी बोलिएगा। ननिहाल है, इसलिए बताना चाह रहा हूँ। आप बोलेंगे हम यहाँ से हाथ जोड़ करके चले जाएंगे, तब क्या है? चलिए एक करके है ना, तो आप कहीं पर जांच एजेंसी बैठा देंगे, अच्छे से पत्रकार बैठा दिया। चलिए शुभांकर जी, बात को खत्म करिए ना। हाँ, तो भूपेश जी अब बात यह है कि बांग्लादेशी कौन? बांग्लादेशी वो जिनसे इनको वोट ना मिलने का खतरा हो। जैसे जो किसान आज के दिन में दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो किसान नहीं है, वो खालिस्तानी है। वो खालिस्तानी है साहब, ये वो लोग हैं, आतंकवादी है। जो पत्रकार इनसे सवाल पूछे वो पत्रकार नहीं है, ये आतंकवादी है, ये देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। और यही बात हमको और आपको समझा दी जाए, यही रेटोरिक फैलाया जा रहा है, यही बात सबके दिमाग में चली जाए। और दिक्कत क्या है जानते हैं? दिक्कत क्या है? जब ये कहते हैं ना कि हम सबका साथ लेके चलेंगे, सबका विकास लेके चलेंगे, सबका ये लेके चलेंगे, ये भूल जाते हैं कि पिछला जो 2 साल का विकास इतना लाद चुके हैं। अभी सिलेंडर के ऊपर 100 रुपए का राष्ट्रवाद हो चुका है। हम ऑलरेडी 100 रुपए महंगा सिलेंडर खरीद चुके हैं, राष्ट्रवाद तो निभा लेना जनाब। उपाध्याय साहब, ममता बनर्जी का कहना है कि हम विकास के एजेंडे पर चल रहे हैं, विकास हमने बहुत किया है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कितने लोग छोड़ के चले जाएं, जो लोग महत्वाकांक्षी हैं वो अच्छा हो, पार्टी छोड़ के चले जाएं, तृणमूल कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हताशा है तो चुनावों में इसका असर देखने को मिलेगा। देखिए, कहने को पार्टी कुछ भी कहे, हर पॉलिटिकल पार्टी विकास की बात करती है, विकास से शुरू करती है, लेकिन इलेक्शन आता है तो सब जाति, बिरादरी, धर्म, प्रांत, आप देखेंगे जैसे से इलेक्शन नज़दीक आएगा तो दोनों पार्टियों को सूट करेगा। और मैं जो देख रहा हूँ कि दोनों ही ये चाहते हैं कि वहाँ टीएमसी वर्सेस बीजेपी, बाकी पार्टियों को स्पेस न मिले, हम दोनों में ही हो और दोनों ही सत्ता का कहीं बंदर बांट कर लें। और देखिए, पत्रकारों पर ठीक है भी टिप्पणियाँ होती रहती हैं। सुबह अभी हमारे मित्र भी एक्चुअली टीएमसी के कह रहे थे। देखिए, पत्रकार जो देखता है, जो उसकी समझ में आता है, ग्राउंड रियलिटी वही बात करता है, उसे किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है। रहा ममता जी की अभी शिष्टाचार पर उंगली उठ रही थी, तो मोदी जी ने खुद कहा है कि भी वो गिफ्ट देती थी उनको कुर्ता वुर्ता, तो ये कहना कि भी शिष्टाचार अब सीखा जाए, वो भी कहीं गले नहीं उतरता है। और देखिए, लास्ट में ये कहूँगा कि राजनीति का जिस तेजी के साथ व्यवसायीकरण हो रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है, लोकतंत्र के लिए घातक है। क्यों? जनता और प्रदेश कुछ नहीं होता नेताओं के दिलो दिमाग में, सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा होता है, अपने हित होते हैं, और उसी के कारण पार्टी बदलते हैं, उसी के कारण वो दूसरे दलों में जाते हैं। वहां जनता का कोई पैरामीटर उनके दिमाग में नहीं होता। संजय जी, 30 सेकंड आपके लिए, क्योंकि वक्त मेरे पास बिल्कुल कम है, चल रहा है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, ये आपने बता दिया नेशन फर्स्ट, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो लोग आपको वोट देते हैं वो राष्ट्रभक्त हैं, और जो लोग आपको वोट नहीं देते हैं वो खालिस्तानी किसान हो जाते हैं, वो बांग्लादेशी हो जाते हैं, वो दूसरे मुल्क के हो जाते हैं, वो रोहिंग्या हो जाते हैं। क्या ऐसा है जैसा तृणमूल कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया आप पर? जो खालिस्तान जिंदाबाद लिखेगा, वो इटली में हो, अमेरिका में हो या हिंदुस्तान के किसी कोने में हो, वो खालिस्तानी कहलाएगा, हिंदुस्तानी कहलाने लायक नहीं है। और जो हिंदुस्तान की जमीन पर आकर हिंदुस्तान में आतंक और आक्रांत फैलाएगा, वो रोहिंग्या कहलाएगा, वो बांग्लादेशी कहलाएगा, और उसे बंगाल से किसी कीमत पर बाहर किया जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है और यही भारतीय जनता पार्टी का संदेश है। जो खाएगा यहाँ का, गीत गाएगा पाकिस्तान का। एकदम सही बात है। चलिए, वक्त की कमी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हालांकि अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन पॉलिटिकल पारा अब लगातार बढ़ेगा। नंबर 2 की हैसियत रखने वाले शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के हो गए। उनका ये दावा है कि 25 से 30 सीटें उनके दबदबे में हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उसमें फ़ायदा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ऐसे बहुत सारे तमाम नेता हैं जो तड़प रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए, और उनको जगह दी जाएगी। तृणमूल कांग्रेस का कहना है जो महत्वाकांक्षी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता सीट चाहते हैं, मलाई खा चुके हैं और आगे भी खाना चाहते हैं,
तो वो अगर जा रहे हैं तो उससे उनकी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस का कहना है कि चिंता मत करिए, दमखम हम भी दिखाएंगे, आप देख लेना। और वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि अभी आने वाले दिनों में इस तरीके की उथल पथल जरूर होगी, खासकर पश्चिम बंगाल में नेताओं का इधर जाना उधर जाना जरूर होगा। कुछ वाम दल भी यहाँ से टूट के आएंगे, तृणमूल कांग्रेस के कुछ और नेता भी टूट के भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे सरगर्मियां और बढ़ेंगी और उस सरगर्मियों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे अपने आने वाले दिनों में बुलेटिन्स में। फिलहाल आज इस खास पेशकश में इतना ही। संजय जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में। शुभांकर भट्टाचार्य जी तृणमूल कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया आपने, बहुत शुक्रिया। अजय अरोड़ा कांग्रेस के नेता हमारे साथ बने रहे और आरबी उपाध्याय साहब स्टूडियो में बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत, सारा।